बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, जो वक्ती नहीं है बल्कि मुस्तकबिल का एक पता भी दे रही है, वो बार कौंसिल के इंतखाबात हैं जिनमें पीटीआई को शिकस्त हुई है। हालांकि इनका दावा था कि 90% वकील हमारे साथ हैं, या कम से कम वो 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, वो हमें वोट देंगे। लेकिन इससे अहम बात ये हुई है कि केपी में पीटीआई का सफाया हो गया। ऐसा सफाया जिसका अंदाज़ा पीटीआई वालों को ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। और ये शिकस्त पख्तूनख्वा सूबे में बदलती हुई सियासी करंट्स का पता दे रही है। और वो क्या सूरत हाल है जो पख्तूनख्वा में पैदा हो रही है। जमात इस्लामी से लेकर ANP तक और JUI से लेकर मुस्लिम लीग नून तक और पीपल्स पार्टी से लेकर शेर पाव की पार्टी तक, सब लोग अब खुद को नए सिरे से पख्तूनख्वा की सियासत में सरगर्म करने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो न सिर्फ ये है कि पख्तूनख्वा से पीटीआई का जनाजा निकाल देगी, बल्कि वहाँ प्रो पाकिस्तान अनासर को भी मजबूत करेगी। पीटीआई के साथ इस वक्त जो सूरत हाल है वो यानी उसे हम कह सकते हैं कि काबिल रहम है। इनका एक बैरूनी सहारा TTP बुरी तरह मार खा रहा है और पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों से तो उसको बिल्कुल ही निकाल दिया गया है, साफ़ कर दिया गया है। एक सहारा ये गया और दूसरा जो अवामी मकबूलियत का सहारा था उसके गुब्बारे से भी अब अच्छी तरह हवा निकल गई है। अंदाज़ा कीजिए कि पख्तूनख्वा सूबे की 24 सीटों में से सिर्फ इनको 26 सीटें थी। 26 सीटों में से इनको पीटीआई को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं, सिर्फ 4 सीटें। ये तो 90% से उलट मामला हो गया, यानी 90% वोट तो उधर चला गया। इनका तो दावा था कि पूरे पाकिस्तान में हमें 90% वकीलों की हमायत हासिल है। और आपको याद होगा कि इमरान खान ने बड़ा ज़ोर दिया था पीटीआई के रहनुमाओं पर जो उनसे मुलाकात करने के लिए जाते थे कि हमारी असल क़ुव्वत वकील है, तो वकीलों की तहरीक चलाई जाए। और ये पिछले साल की बात है। वकीलों की तहरीक चलाने के लिए इन्होंने 3 मरतबा कोशिश की, तीनों मरतबा नाकाम हुए और इस मरतबा तो जनाजा ही निकल गया। इनको इस्लामाबाद पर भी बड़ा मान था कि इस्लामाबाद में वकीलों की अक्सरियत हमारे साथ है, लेकिन वहाँ भी इनको 2/3 अक्सरियत से शिकस्त हुई है। 5 में से पीटीआई की मुश्किल 2 मुंतखब हुए हैं। और बाकी पंजाब में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि पंजाब में इनको लाहौर में कुछ मेजॉरिटी मिली है, कुछ मेजॉरिटी पिंडी में मिली है। लेकिन ओवरऑल पंजाब में जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, जिसको इस वक्त कहा जाता है कि वो हुकूमत के हामियों का ग्रुप है, पीटीआई के मुखालफों का ग्रुप है, वो अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रहा है पीटीआई के लिए। ये पंजाब का सेटबैक तो है ही सही, लेकिन चलिए ये सेटबैक, इस तरह के सेटबैक, इसको हम उतनी शिद्दत के साथ कोई पैमाना करार नहीं दे सकते जितनी शिद्दत का पैमाना हमें पख्तूनख्वा सूबे में मिला है। और वहाँ ANP के लोग जीते हैं। और ANP के लोग इसलिए जीते हैं कि उनके साथ पीटीआई के दूसरे मुखालफ भी मिल गए थे, उन्होंने वोट उनको दिया। 2 सीटें गालिबन पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं, एक JUI ने, एक जमात इस्लामी ने, और पीटीआई ने कुल 4। बाकी सब की सब ANP ले रही है। और 26 में से सिर्फ 4 सीटें पीटीआई को मिली हैं, जबकि अभी 3 दिन पहले सुहेल अफरीदी ने वकीलों में कोई 42 या 44 करोड़ रुपया भी तकसीम किया था। वो 42 या 45 करोड़ जितनी भी रकम थी वो भी सब ज़ाया गया। लेकिन खैर उनको क्या नुकसान, ये उन्होंने कोई पार्टी फंड से तो दिए नहीं थे, हुकूमत के फंड से ये रकम निकाली थी। नुकसान तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हो रहा है। और करप्शन जो गंडापुर के दौर में उरूज पर थी, सुहेल अफरीदी के दौर में उरूज के भी उरूज पर चली गई है। और हर सतह पर चुन चुन कर ऐसे लोगों को लाया है ये सुहेल अफरीदी, जो करप्शन में महारत के अलावा किसी और शोबे में न तजर्बा रखते हैं न महारत रखते हैं। लेकिन ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बहुत ही अहम। इसे बार कौंसलों के या वकला तंजीमों के अमूमी इलेक्शन नताइज से जोड़ा नहीं जा सकता, उनमें ऊंच नीच होती रहती है। ये पख्तूनख्वा में जो बदली हुई सियासी सूरत हाल है उसका पता दे रही है। इसमें सर फहरिस्त तो ये है कि मुझे पिछले महीने, बल्कि उससे भी कई महीने पहले, एक साहब ने कहा था कि पख्तूनख्वा में ANP का वोट बैंक बढ़ रहा है। और मैंने कहा था कि मुझे तो वहाँ ANP नज़र नहीं आ रही। ANP की क़यादत जो है वो मायूस होकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रही है। पिछले दिनों भी ANP का एक लीडर
सूबाई सतह का वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ। और ये समझ में नहीं आती कि खैबर पख्तूनख्वा में तो मुस्लिम लीग नून का वजूद ना होने के बराबर है, सिवाय हज़ारा डिवीज़न के और कुछ सवात के इलाकों में इनका वोट बैंक भी है, तंजीम भी है। और यहाँ मेरे पास ये अंदाज़ा भी है कि जो पख्तूनख्वा में हज़ारा की सीट पर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें मुस्लिम लीगी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है और वो वहाँ PTI का उम्मीदवार हार जाएगा। ये सीट उमर अयूब ने खाली की थी और उमर अयूब अच्छी खासी लीड से जीते थे, कुछ थोड़ी बहुत लीड से नहीं जीते थे, भारी अक्सरियत से जीते थे। और इलेक्शन के 1.5 साल बाद ही वहाँ हज़ारा के इस इलाके में PTI की मकबूलियत फिर नीचे आ गई है और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत कुछ भी ना करने के बावजूद बढ़ गई है। इससे हम ये भी नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग से मोहब्बत कम और PTI से नफ़रत का जज्बा बढ़ जाता हुआ हमें महसूस हो रहा है। और PTI की ये इस मकबूलियत में जो कमी है उसके बहुत सारे अवामिल हैं। उनमें एक ये भी है कि इन्होंने ये जो फ़ौजी ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और फ़ौज को जंगी जराइम का मुर्तकब करार दिया और ये कहा कि फ़ौजी ऑपरेशन की डट कर मुखालफत की जाएगी और फिर ये कहा कि TTP के लोग तो हमारे अपने लोग हैं। और इस बात को भी उन इलाकों में जहाँ फ़ौजी जवान भर्ती होते हैं अब बहुत ज़्यादा महसूस किया गया कि इमरान खान ने आर्डर दिया और ये आर्डर को खुफिया नहीं था, ओपन था, मीडिया में आया है, हर मीडिया के हर प्लेटफार्म पर आया है, सोशल मीडिया पर आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आया, प्रिंट मीडिया पर आया। सबको पता है कि इमरान खान का ये स्टैंडिंग आर्डर है कि फ़ौजी अफसरों के जनाज़ों में, उन फ़ौजी अफसरों के जनाज़ों में नहीं जाना, नहीं शिरकत करनी जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं या जो इनके हमलों में शहीद हो जाते हैं, इनके जनाज़ों में नहीं जाना। न सिर्फ ये कि जनाज़ों में नहीं जाना बल्कि इनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी नहीं करनी है। और ये वो शख्स है इमरान खान जो TTP के मारे जाने वाले दहशतगर्दों के हक़ में बयान देता है कि वो भी शहीद हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। इस बात को भी पख्तूनख्वा सूबे में नोट किया गया है। और एक अहम बात यह है कि PTI का वोट बैंक आया कहाँ से था। ये दूसरी जमातों का वोट बैंक था जो PTI में चला गया। मसलन ANP के जो कौम परस्त थे वो PTI में चले गए, लेकिन ANP के कौम परस्त पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के नक्शे के अंदर रहते हुए कौम परस्ती करते हैं। जब इन्होंने ये देखा कि ये तो ग्रेटर पश्तूनिस्तान बनाने की बात करते हैं तो वो अब जो वहाँ से इतलात आ रही है पख्तूनख्वा सूबे से ये है कि ANP का वोट बैंक वापस ANP की तरफ आ रहा है। और यहाँ एक चीज़ जो पंजाब में बहुत कम लोगों को पता है वो ये है कि बेशक बॉर्डर के दोनों तरफ पश्तून आबादी रहती है, बेशक इसमें कुछ शुबा नहीं, और इनके रिश्तेदारियाँ भी हैं, आधा कबीला इधर है तो आधा कबीला उधर है, लेकिन इसके बावजूद पख्तूनख्वा सूबे के अवाम की 99.99% अक्सरियत किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी वाबस्तगियाँ, उनके मफादात, उनके दिली रुझानात सब पाकिस्तान के साथ हैं। और चाहे वो हिमायत इस वक्त भी इमरान खान की कर रहे हो या किसी और पार्टी की कर रहे हो, कभी भी पख्तूनख्वा सूबे में ग्रेटर अफ़गानिस्तान की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। ये एक ज़हनी रुझान होता है जो प्रो पाकिस्तान है इस वक्त। और आप वहाँ जाकर पख्तूनख्वा में देख लें, वो पठान जो पंजाबी को गाली देता है, वो पठान, यानी मैं कुछ पठानों की बात कर रहा हूँ ना, वो पठान जो पंजाबी को गाली देता है वो भी वफाक पाकिस्तान के अंदर रहने को वाहद ऑप्शन समझता है, अफ़गानिस्तान का हिस्सा बनने के लिए वो भी तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल में इन्होंने जो चाल चली ग्रेटर पख्तूनिस्तान की, TTP की हमायत की, तालिबान की हमायत की, और खुले लफ्ज़ों में या छुपे लफ्ज़ों में ये धमकी देने की कि हम पख्तूनख्वा सूबे को उठाकर अफ़गानिस्तान का हिस्सा बना देंगे, और फिर तालिबान ने जो रही सही कसर पूरी की काबुल और कंधार, ख़ास तौर पर कंधार ग्रुप के तालिबान ने, कि ड्यूरल लाइन को हम नहीं मानते, हमारी सरहद तो अटक पर है, अटक तक है। इस बात ने भी PTI पर बुरा असर डाला। एक तो ANP का वोट बैंक वापस आ रहा है, और दूसरा मुझे एक जमात इस्लामी के कारकुन ने, जो नुमाया कारकुन है सवात के इलाके का, उसने ये मुझे दिलचस्प बात बताई। उसने कहा कि हमारा अक्सरियती वोटर जो था वो PTI की तरफ चला गया था पिछले इलेक्शन में, और उससे भी पिछले इलेक्शन में PTI की तरफ चला गया था, वापस नहीं पलटा। मैंने उससे पूछा कि आपका वोटर तो नज़रियाती
है, इस्लामी निज़ाम के नफाज का अलमबरदार है, तो वो पीटीआई में कैसे चला गया? ये तो नाचों की पार्टी है जो सड़कों पर मुजरा करते हैं, महफिल मुजरा नचाते हैं, और ये पंजाब में ज़्यादा करते हैं, पख्तूनख्वा में लड़कियों को कम और खुसरों को ज़्यादा नचाते हैं। इनके जलसे वहाँ कामयाबी हिजड़ों की वजह से होते हैं। हिजड़ों की टोलियाँ ये भर भर कर ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर लाते हैं और उनसे कहते हैं कि नाचो। तो ये जमात इस्लामी के कारकुन किस तरह उसकी तरफ चले गए? तो उसने कहा कि ये जो मुजरा कल्चर है, पीटीआई ने बड़ी सोची समझी पॉलिसी के तहत स्वात में नहीं फैलाया। यानी स्वात में इनके लोग इन कामों में मुलव्वस तो रहे हैं, लेकिन महदूद हल्के में, अवामी सतह पर इन्होंने वहाँ मुजरा कल्चर नहीं अपनाया। और जमात इस्लामी का वोट बैंक तोड़ने के लिए वहाँ रियासत मदीना के हक में कैंपेन चलाई, जिससे जमात इस्लामी का सादा लो वोटर जो था वो ट्रैप में आ गया। उसने कहा कि जमात इस्लामी तो कभी इलेक्शन मुश्किल ही जीतेगी, तो पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी। ये नज़र आ रहा है, अवामी रुझान इस तरफ है, तो ये रियासत मदीना बनाएगी। और वो रियासत मदीना के चक्कर में पीटीआई में शामिल हो गए। फिर पीटीआई के रंग ढंग आस्ता आस्ता उन पर खुले। जब एक मरतबा कोई जज्बाती फैसला कर लेता है तो उसकी आंखें फिर बंद हो जाती हैं। तो जमात इस्लामी के वोटरों की भी आंखें बंद हो गई। आहिस्ता आहिस्ता अब वो खुलना शुरू हो गई हैं। और अब स्वात में उसका दावा यह है कि जमात इस्लामी जीते या ना जीते, स्वात में पीटीआई का उम्मीदवार अब नहीं जीत सकता, क्योंकि सिर्फ ना सिर्फ ये है कि रियासत मदीना का इशू बेनकाब हुआ है, बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ इन्होंने जो कुछ टीटीपी के दहशत गर्दों के हवाले से जो कुछ कहा है वो भी बेनकाब हुआ है। बल्कि एक वजह और भी बनी है, स्वात में इनकी जो रूट्स हैं उनको डैमेज हुआ है। उनकी वजह ये भी है कि सैलाब में स्वात और बल्कि पूरे मालाकंड डिवीजन में जो तबाही आई है, लोगों में ये बात फैल गई है कि ये इन्होंने जो दरियाओं के रुख मोड़े हैं, रुख इस तरह मोड़े हैं कि तामीरात की हैं, कई मंजिला होटलों की, कई मंजिला इमारतों की, तो दरियाओं के रास्ते रुक गए और वो दरियाओं ने अपना कोर्स जो था वो बदल लिया। तो उसकी वजह से बहुत तबाही आई। और फिर उस वक्त गंडापुर की हुकूमत थी, जब सैलाब आया, जब बारिशें हुई, जब बादल फटे, तो इमदादी सरगर्मियाँ जितनी देर में शुरू होनी चाहिए थी उतनी देर गुजर गई, लेकिन पख्तूनख्वा सूबे की तरफ से कोई, हुकूमत की तरफ से कोई इमदादी सरगर्मी नहीं हुई। इमदादी सरगर्मियों के लिए लोग पहुँचे तो ईदी के लोग पहुँचे, जमात इस्लामी के लोग पहुँचे, कुछ दूसरे ट्रस्ट के लोग पहुँचे, JUI के लोग पहुँचे, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग पहुँचे, वफाकी हुकूमत के लोग भी पहुँच गए, लेकिन PTI का या सूबाई हुकूमत का कोई इमदादी दस्ता वहाँ नहीं पहुँच सका। तो इन सारी चीज़ों ने मिलकर ऐसे अवामिल की शक्ल इख्तियार की जो वहाँ PTI को ले बैठे। और अगर हम अवामी सतह की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सुहेल आफरीदी की नहूसत ने पख्तूनख्वा से PTI का जनाजा निकाल दिया, सफाया कर दिया। ऐसे सफाए की तवक्को नहीं थी। बार कौंसिल के इलेक्शन 100% अवामी रुझानात के प्रोपोर्शन में नहीं होते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी पार्टी ने बार के इलेक्शन में 50% कामयाबी हासिल की है, फ़र्ज़ करें, तो वो इलेक्शन में भी 50% कामयाबी हासिल कर लेगी, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन ये अवामी रुझानात की बड़ी हद तक तर्जमानी करती है। यानी अगर कोई पार्टी बार के इलेक्शन में 50% वोट ले लेती है तो इसका मतलब ये है कि वो अवामी सतह पर भी 30-35% से ज़्यादा वोट ले सकती है। और यही सूरत हाल KP में हमने देखी कि वहाँ अगर ANP के लोग इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले इलेक्शन में 80% या 90% सीटें ले लेंगे, लेकिन ये है कि वो अपनी खोई हुई तमाम सीटों पर मुकाबले की पोजीशन में आ गए हैं और ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि वो अगले इलेक्शन में PTI के उम्मीदवारों को नहीं जीतने दें। और मैं एक और बात भी करता हूँ कि ये जो PTI को भारी मैंडेट मिला है पख्तूनख्वा में, इसमें हमारे मेहरबानों का भी अमल दखल है, जिन्होंने ये तय किया कि मौलाना फजल रहमान को कट टू साइज़ करना है, इनकी नुमाइंदगी कम करनी है। ये मैं शुरू दिन से अपने ब्लॉग्स में कहता रहा हूँ और अब तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शवाहद मौजूद हैं कि KP में कम से कम 15 सूबाई सीटें JUI से छीनी गई। 15 सीटें जिन पर JUI जीत रही थी। अब इन PTI के पास कितनी सीटें हैं? 90 में से या 92, तो 92 में से 15 निकाल दें तो 76-77 रह जाती है। यानी
इसी तरह मुस्लिम लीग की भी 1-2 सूबाई सीटें और जमात इस्लामी की भी 1 या 2 सूबाई सीटें छीनी गई हैं। इसका मतलब है कि पीटीआई की हकीकी नुमाइंदगी 92 सीटों की नहीं बल्कि 70 या 70 प्लस सीटों पर वो जीत रही थी। इसमें कोई शुबा नहीं, वो मेजॉरिटी अवाम की उसके साथ थी और उन्होंने मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता। लेकिन 92 सीटें उन्होंने नहीं जीती, 92 सीटें उनको दिलवाई गई। अच्छा, ये तो सूरत हाल वहाँ की। अच्छा, अब आप देखिए कि पीटीआई का सोशल मीडिया इस इलेक्शन में ऐसी शर्मनाक शिकस्त जिसने पीटीआई को चारों खाने चित कर दिया है और उसकी नाक ज़मीन में रगड़वा दी है। पीटीआई का सोशल मीडिया खामोश है। वही सोशल मीडिया जो एक दिन पहले तक ये दावा कर रहा था कि बार के इलेक्शन में पीटीआई जीतेगी और 27वीं तरमीम के हामी जो है वो हार जाएंगे, और बड़े ज़ोरों शोर से इन्होंने कुछ तजिए भी दिए थे। और अब पख्तूनख्वा में तो ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ धांधली हुई है। पंजाब में तो चलिए इनका इल्ज़ाम लग सकता है, अगरचे धांधली पंजाब में भी नहीं हुई, लेकिन ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। पख्तूनख्वा सूबे में ये कैसे इल्ज़ाम लगाएंगे और एबटाबाद के ज़िमनी इलेक्शन के बाद इनके पास मुंह दिखाने के लिए क्या रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि पीटीआई के वर्कर वफूद से सोहेल अफरीदी से मिलने की कोशिश करते हैं, जो को मिल जाता है, किसी को मुलाकात में कामयाबी हो जाती है तो वो एक ही बात पूछते हैं कि जनाब, वो जो इनकलाबी किस्म के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आवाम की नहीं। तो जो इनकलाबी किस्म के लोग हैं वो पूछते हैं कि जनाब, नवंबर में तो काल का पक्का प्रोग्राम था और आपने तो ये ओहदा लिया ही इस वादे पर है, तो ये काल कब होगी। तो अफरीदी क्या जवाब देता है उनको? अफरीदी कहता है काल इमरान खान देगा, जैसे ही वो काल देगा मैं निकल आऊँगा। और वो ये बात क्यों करता है? उसको पता है इमरान खान काल नहीं देगा, यानी अपनी बला ये इमरान खान के सर मंड रहा है और काल देने से ये भाग्य है। मैंने कल भी बताया था कि ये हतमी तौर पर काल देने से भाग्य है। अनारकी का जो दूसरा मुतबादिल प्लान इन्होंने बनाया था इस इनकलाबी ग्रुप ने, वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि उसके लिए तायद नहीं मिल रही। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो इसने 2 जलसे किए, पीटीआई वाले कहते 3 जलसे किए, ये भी झूठ है। तीसरा जलसा नहीं था, तीसरा तो अमन जरगा था कबायलियों का। अफरीदी उसमें वहाँ जरगे में शरीक हुआ और जरगे में कबायली भी थे, पीटीआई के लोग भी कुछ होंगे, लेकिन उसकी यानी उसमें शुरका की तादाद बहुत कम थी क्योंकि जरगा कोई 10,000 का मजमा तो नहीं होता, चंद 100 का मजमा होता है, तो वहाँ चंद 100 लोग थे, वो तो जलसा था ही नहीं। जलसे इसने 2 ही किए, एक कर्क वाला एक 4 सद्दा वाला, दोनों जलसे फलाप हुए। मिलाकर दोनों जलसों की हाजिरी 6,000 थी। तो इस जलसों के बाद फिर अफरीदी के हौसले इतने पस्त हुए कि आपको याद होगा कि इसने क्या वादा किया था, इसने क्या ऐलान किया था। उसने कहा था मैं पूरे सूबे में तूफ़ानी राब्ता अवाम शुरू करूँगा। तो ये तूफ़ानी राब्ता अवाम मुहिम जो थी वो 2 जलसों के बाद ठुस क्यों हो गई? 2 जलसों के बाद इसे तीसरा जलसा करने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि बेमज़ा हो गया। जब लोग नहीं आए तो बेमज़ा हो गया, और जब लोग नहीं आए तो काल देने का भी क्या फ़ायदा? एक तो इनको डर है कि मार बहुत पड़ेगी, दूसरी इनको डर है कि जुलूस में लोग बहुत कम होंगे। और मैंने तो डंके की चोट पर कहा था कुछ 10-12 दिन पहले कि ये कोशिश करके देख लें, जितने आदमी गंडापुर ले गया था उससे भी कम जलसे होंगे। उसकी कई इंडिकेशंस हैं। कबायलियों से इन्होंने कहा कि आपसे हमें बड़ी उम्मीद है, तो आप कम से कम इस तादाद में इनका खैर वो अवामी सतह पर तो ये दावा था कि कबायली 30,000 की तादाद में हमारे जुलूस के साथ जाएंगे, लेकिन इन्होंने कबायलियों से ये डिमांड जो की थी वो थी 10,000 की, कि 10,000 कबायली अगर हमारा साथ दें तो हम आपके बहुत ममनून होंगे। लेकिन कबायलियों ने कहा कि हम इस जुलूस में शिरकत नहीं करेंगे, हमारा एक ही फोकस है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग हो रही है, इसमें जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है उससे हमें बचना है, उसके लिए हमारी जद्दोजहद है, और इसके अलावा हम किसी सियासी इशू में आपका साथ नहीं दे सकते। और वही हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद इन्होंने फिर ISF जिन इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन को मुतहर्रक करने की कोशिश की, और वो मैंने बताया कि वो पूरे सूबे में इनकी हालत ये है कि वो सारी रात नशे में होते हैं और दिन को वो हैंगओवर में होते हैं। तो जुलूस में किस वक्त जाएंगे? हर तरफ से मायूसी के बाद, और फिर इनका ख्याल था कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान को बहुत मारेंगे, और तालिबान तो माफ़िया मांग रहे हैं।
मतलब कि उनकी तालिबान की नीयत बुरी है, वो बदनीयत है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो उनको मार पड़ रही है और जो उनको मार पड़ सकती है आने वाले दिनों में, उससे बचने के लिए वो तुर्की और कतर को ढाल बना रहे हैं। वो पीटीआई की क्या मदद करेंगे? भारत क्या मदद करेगा? कोई सहारा इधर उधर से नहीं आ रहा। और इमरान खान नवंबर का महीना तो ये खुद मान रहे हैं कि आइसोलेशन में रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा जिक्र जमात इस्लामी के साबिक अमीर सिराजुल हक साहब जो हैं, जो टेढ़ी टोपी पहनते हैं और टेढ़ी ही बात करते हैं, उन्होंने एक मज़ेदार बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान की सियासत से पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का खात्मा हो जाए तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। ये बड़ी मज़ेदार बात है। मतलब ये है कि उनका ख्याल है कि फिर जमात इस्लामी बिला मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन उनकी बात में एक वज़न है। इन तीनों सियासी पार्टियों ने, पीटीआई के तो खैर मैं सियासी पार्टी मानता ही नहीं, वो तो एक दहशत गर्दों का, हार्ड कोर क्रिमिनल्स का, लोफरों, लफंगों, चोरों, डाकुओं, जेब कतरों, उठाई गिरों, फ्राडियों और नशइयों का, नशा बेचने वालों का एक कल्ट है, एक माफिया है। वो सियासी पार्टी नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने अवाम को मायूस किया है। अगर इन पार्टियों का खात्मा होता है, जो मुझे खात्मा होता हुआ नज़र नहीं आता, अगर खात्मा होता है तो पाकिस्तान की सियासत का ताना बाना, ये पूरा फैब्रिक जो है पार्टीशन के ज़माने से जिस तरह चला आ रहा है, उसमें इन जैसी ही दूसरी पार्टियां आ जाएंगी। गोया के स्टेटस को बरकरार रहेगा, आवाम को रिलीफ मिलने का कोई नक्शा नज़र नहीं आता। तो जो भी नक्शा बनाना है इन्हीं पार्टियों के अंदर से ही बन सकता है, क्योंकि ये मकबूल पार्टी है। सिंध में पीपल्स पार्टी मुझे तो नज़र नहीं आता कि वो हिल जाएगी। वो अपने सूबे में जिसकी मकबूलियत है, वो जिस रेशो पर है, खड़ी है, वहाँ खड़ी हुई है, उससे नीचे आने का इम्कान नहीं है। पंजाब में मुस्लिम लीग अपनी सारी अदम कारकर्दगी के बावजूद उसे एक बहुत बड़े हार्ड कोर वोट बैंक की हमायत हासिल है। ये तो पीटीआई का मीडिया है ना, जो ये कहा करता है कि पंजाब से मुस्लिम लीग का कोई आदमी कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता। ये दिल के खुश रखने को गालब ये ख्याल अच्छा है। मुस्लिम लीग पार्टी बड़ी है और अगले इलेक्शन में हमें कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। कोई नई पार्टी बनती है, कोई नया अलायंस बनते हैं, मुस्लिम लीग वाले कुछ चेहरे बदलते हैं, क्या करते हैं। पीटीआई का मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।